प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं विनोद हिंदी व्याख्याता। कल हम बात कर रहे थे, नया पार्ट स्टार्ट किया था व्याकरण का एक, जो था समास। समास के अंतर्गत अपने कल 4 समास कर चुके थे, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है बच्चों, सबकी मैंने आपको एक एक दो पहचान बताई थी, जिससे ये पता चल सकता है कि कौन से शब्द में कौन सा समास है। तो अपने एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा का। अगर किसी ने वो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो एक बार वो जरूर जाके देखें, उससे आपका ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। समास का स्टार्टिंग से लेकर 2 पार्ट बने, ये तीसरा पार्ट है अपना। तो अवयवी भाव समास में क्या था? अवयवी भाव समास में ये था कि उसका पहला पद प्रधान होता है और उसका पहला पद होता है वो अवयव होता है, यानी उपसर्ग होता है। तो जब किसी शब्द का पहला पद उपसर्ग आ जाए तो उसके अंदर अवयवी भाव समास होता है। या फिर उसमें दूसरी बात थी कि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी एक ही शब्द 2 बार आ जाए तो भी कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास होता है। दूसरा आपने पढ़ा था कर्मधारय समास। कर्मधारय की ये विशेषता होती है कि कर्मधारय का जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है। क्या होता है बच्चों? विशेषण, यानी किसी ना किसी चीज की विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल देखा, नील गगन देखा था, तो गगन की विशेषता, आसमान की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? नीला है। ठीक है, तो उसके बाद में द्विगु समास किया था। द्विगु यानी कि 2 गायों का समूह। तो उसमें द्वि यानी कि 2 संख्यावाची, तो उसकी यह पहचान थी कि उसका प्रथम पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं होती है, 1 से 9 तक होती है, लेकिन दोनों पद संख्यावाची नहीं होते। अगर दोनों पद संख्यावाची हैं, प्रथम पद और दूसरा पद, तो कौन सा समास होगा? फिर वो द्वंद्व समास में चला जाता है। इसकी एक ही पहचान है, इसका पहला पद ही संख्यावाची होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर अपने पंचवटी, चौराहा, तिराहा ऐसे शब्द पढ़े थे। ठीक है, नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह, समूह वगैरह शब्द उसके अंदर समास विग्रह में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद में लास्ट था अपना द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमने ये देखा था कि उसके दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और उसके अंदर एक, अगर समासिक पद की बात करें तो उसमें योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह यानी कि जो जोड़ने वाला चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह होता है। और दूसरी बात करें, अगर समासिक पद में दिया जाए तो योजक चिन्ह होता है। अगर समास विग्रह में देखा जाए तो और या अथवा या, इन 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसमें एग्जांपल जैसे माता पिता, तो माता और पिता, दिन रात, दिन या रात, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक है, तो उनके बाद में अपने आज बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। ठीक है, 4 समास हो गए, अपने 6 भेद किए थे समास के। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसकी पहचान क्या होती है कि इसका ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, इसका कोई अन्य पद प्रधान होता है। यानी कि जो अर्थ लेते हैं वो ना तो पहले पद से लेते हैं, ना दूसरे पद से लेते हैं, इसका कोई तीसरा ही अर्थ होता है। जैसे जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है बच्चों, अपने एक शब्द विचार टॉपिक आता है, उसके अंदर शब्द आते हैं 3 प्रकार के रचना के आधार पर, यौगिक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो उसके अंतर्गत योग रूढ़ जो शब्द होता है ना, उसका कोई तीसरा अर्थ होता है। यानी ना तो पहला पद का अर्थ और ना ही दूसरा, उसके टुकड़े करने पर 2 यौगिक शब्द बनते हैं, मिला के दोनों को एक बनाया जाता है, लेकिन दोनों का अर्थ न लेकर कोई तीसरा अर्थ लिया जाता है। वो सारे के सारे उदाहरण किस में आते हैं? बहुव्रीहि समास में आते हैं। बाकी एक सिंपल सी बात करें तो जो देवताओं के पर्यायवाची हैं, जितने भी पर्यायवाची है देवताओं के, चाहे भगवान श्री कृष्ण का हो, गणेश जी का हो, शिव जी का हो, लक्ष्मी, जिसका भी मतलब सरस्वती, जिसके भी जितने भी देवताओं के पर्यायवाची है, वो सारे के सारे किस में आते हैं? बहुव्रीहि समास में आते हैं, क्योंकि उनका कोई एक तीसरा अर्थ निकाला जाता है। ठीक है, तो अपने बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। तो इसका पहला पद, ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, इसका कोई अन्य पद प्रधान होता है। इस समास में योग रूढ़ शब्द आते हैं। मैंने बताया था शब्द 3 प्रकार के होते हैं, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन करने के बाद उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। और यौगिक वो होते हैं जब 2 शब्द मिलकर एक शब्द बनता है और दोनों ही शब्दों के अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन जो योग रूढ़ शब्द होता है वो ये होता है कि इसमें ना तो पहला पद ना दूसरा पद, दोनों पदों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसका कोई तीसरा। जैसे दशानन,
10 प्लस आनंद, दो शब्द हैं। 10 का अर्थ होता है 10, आनंद का मिल होता है मुख, लेकिन ना तो 10 से अर्थ लिया ना मुख से अर्थ लिया कोई तीसरा, वो था रावण। क्या था? रावण। ठीक है। उसके बाद में विग्रह करने पर जो, जिसका, जिसकी आदि शब्द आते हैं, जैसे पीतांबर शब्द आ गया तो पीत है, अंबर जिसके। ठीक है। तो जिसका, जिसके शब्द जब भी आ जाए समास विग्रह में तो वो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए अपने कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे गजानन। ठीक है। गज के जैसा है आनंद जिसका, गज, आनंद का मतलब होता है मुख, गज के जैसा है आनंद जिसका। तो अपने को ना तो गज और ना आनंद दोनों से अर्थ नहीं मिला, अर्थ मिला कोई तीसरा, कौन सा? गणेश जी। ठीक है। पंचानन, 5 है आनंद जिसके, शिव जी का पर्यायवाची है ये चक्षुश्रवा। एक शब्द आता है बहुत ही अच्छा है, चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा का मतलब होता है आंखों से सुनने वाला, और आंखों से सुनने वाला होता है सांप। इसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, ना तो आंखें ना सांप, सॉरी सुनने वाला। क्या अर्थ है कोई तीसरा? वो होता है सांप, क्योंकि सांप के कान नहीं होते, वो आंखों से सुनता है, ये कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में 10 मुख, 10 है मुख जिसके, वही सेम रावण वाली बात होगी। ठीक है। 10 मुख किसके थे? रावण के थे। तो कोई तीसरा अर्थ ले रहा है रावण के संदर्भ में। ठीक है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, यानी पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके होते हैं? श्री कृष्ण भगवान के भी होते हैं और विष्णु के भी होते हैं। ठीक है। तो पीतांबर में पूछ लिया जाए कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। अच्छा, अगर इसको एक लाइन में दे दिया जाए कि पीतांबर सूख रहे हैं, ऐसा कुछ शब्द आ जाए, तो वहां पीतांबर का मतलब पीले वस्त्र होते हैं, और वस्त्र की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो जब किसी शब्द की विशेषता बताई जाए तो वहां कर्मधारय समास होता है, न कि बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। उसके बाद में आता है वीणा पाणी। वीणा है हाथ में जिसका, पानी का मतलब होता है हाथ, वीणा है हाथ में जिसके, किसके होते हैं? सरस्वती। उसके बाद में है शूल पाणी। शूल है हाथ में जिसके, शिव जी का पर्यायवाची है। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब होता है पेट, तो लंबा उदर किसका होता है? श्री गणेश जी का। मनोज, मन से जन्म लेने वाला, ये कामदेव का पर्यायवाची है। मन से जन्म लेने वाला कौन होता है? कामदेव होता है। उसके बाद शाखा मृग, शाखाओं पर दौड़ने वाला। शाखाओं पर कौन दौड़ता है बच्चों? बंदर। तो बंदर का पर्यायवाची होता है शाखा मृग, यानी शाखाओं पर दौड़ने वाला। उसके बाद होता है हलदर। हलदर का यानी हल को धारण करने वाला। हलदर क्या होता है? हल को धारण करने वाला। तो हल को धारण कौन करता है? बलराम करता है। ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं अपना बहुब्रीहि समास के लगभग उदाहरण हो चुके हैं। तो यानी देवताओं के जितने भी पीतांबर है, ठीक है, उसके अलावा षडानन होता है। षडानन होता है 6 आनंद जिसके, कौन होता है? कार्तिक होता है। लेकिन ये संख्यावाची जरूर है, पंचानन, चतुरानन, षडानन। ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो भी संख्या जरूर होती है, लेकिन इनका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, इसके कारण ये बहुब्रीहि समास में चले जाती है। नहीं तो प्रथम संख्यावाची शब्द हो तो किस में जाएगा? द्विगु समास में जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अपने तत्पुरुष समास, जो कि अपना सबसे बड़ा टॉपिक है समास का, वो होता है तत्पुरुष समास। वैसे दोनों के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में भी और तत्पुरुष समास में। इसलिए तत्पुरुष को भी कर्मधारय का ये एक भाग होता है तत्पुरुष समास का। ठीक है। तो इसका दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक की विभक्तियों का लोप होता है। देखो बच्चों, आपने छोटी क्लासों में कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, का के, की, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे। तो वो जो कारक हैं, उन कारक की विभक्तियों का लोप होता है तत्पुरुष समास में। आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि तत्पुरुष समास का जो भी उदाहरण होगा उसमें किसी ना किसी कारक की विभक्ति लगी होगी, और कारक की जब विभक्ति लगी होती है तो उसका लोप हो जाए तो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो तत्पुरुष समास के बारे में बात करते हैं तो इसका दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कारक की विभक्ति का लोप होता है, और इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है। अलग अलग पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले आता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, कर्ता ने, कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है को। क्या होता है? को। यानी कि जिस भी समास का, समासिक पद का समास विग्रह करते हैं और उसके अंदर को शब्द आ जाए, क्या आ जाए? को शब्द आ जाए, तो समास कौन सा होगा? तत्पुरुष। और तत्पुरुष का कौन सा भाग होगा? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मनोहर, मन को हरने वाला।
मनोहर, मन को हरने वाला, तो को शब्द आ गया। ठीक है, जब इस दोनों को समासिक पद बनाएंगे तो मनोहर हो जाएगा। अगर इनका विग्रह करेंगे तो मन को हरने वाला हो जाएगा। तो अब ये को हरने वाला, ये सारे के सारे शब्द उसके अंदर क्या हो गए, लोप हो गए, यानी इन विभक्तियों का लोप हो गया। इसलिए कौन सा समास हो गया, कर्म तत्पुरुष समास। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। जितेंद्रिय किसे कहा जाता है, इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, तो इंद्रियों को जीतना यानी को शब्द आ गया तो भी कौन सा है, कर्म तत्पुरुष, क्योंकि कारक के हिसाब से कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, को होता है। को विभक्ति का जब भी लोप होता है तो समास होता है कर्म तत्पुरुष समास। शरणागत, शरण को आगत, शरणागत में क्या होता है, शरण को आगत यानी शरण को आया हुआ। ठीक है, तो इसमें भी को का प्रयोग हुआ है। तो ये कौन से है, सारे के सारे एग्जाम्पल कर्म तत्पुरुष समास के। ठीक है बच्चों, दूसरी बात करते हैं करण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, किसी भी करण का मतलब होता है साधन, किसी भी साधन का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए अगर साधन का प्रयोग किया जाए तो वो क्या कहलाता है, करण कहलाता है। इसका जो कारक चिन्ह होता है वो से और द्वारा होता है। ठीक है, से या द्वारा, यानी किसी चीज से या किसी चीज के द्वारा, यानी उसमें कोई ना कोई कार्य को करने के लिए कोई न कोई साधन की जरूरत पड़ती है, कोई न कोई वस्तु की जरूरत पड़ती है, जो किसके अंतर्गत आता है, करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जांपल आता है हस्तलिखित, तो हाथ से लिखित, हस्त से लिखित, से शब्द आ गया और से शब्द से और के द्वारा आ जाए तो कौन सा समास होता है, करण तत्पुरुष समास होता है। से, हस्त से लिखित, हाथ के द्वारा लिखी गई, के द्वारा शब्द आ जाए या से आ जाए, दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, और आता है उदाहरण तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत यानी लिखी हुई, तुलसी के द्वारा कृत। और एग्जाम्पल देखें तो आ जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं कर्ण तत्पुरुष के। ठीक है, जैसे आ गया संप्रदान रोग मुक्त, ठीक है, तो रोग से मुक्त। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें के लिए शब्द आता है। कौन सा समास शब्द आता है, के लिए। ठीक है, जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है, जब भी के लिए शब्द का लोप हो रहा हो तो समास कौन सा होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। उसके अलावा था कारावास, कारा के लिए वास यानी सजा, कारा का मतलब क्या होता है, सजा, कारा के लिए वास। ठीक है, और होता है घुड़साल, घोड़ों के लिए जो साल होती है उसको घुड़साल बोलते हैं, यानी के लिए शब्द का प्रयोग आता है जब भी। ठीक है, तो उस वक्त कौन सा समास होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद आता है आपादान तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, अलग होने का भाव होता है। अपादान में से आता है और करण में भी से आता है। करण का जो से होता है वो किसी साधन का प्रयोग होता है, किसी वस्तु से, और इसमें क्या होता है, किसी चीज से अलग होने का भाव क्या कहलाता है, आपादान तत्पुरुष कहलाता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी कि रास्ते से क्या हो गया, वो अलग हो गया। पथ भ्रष्ट का मतलब होता है पथ से भ्रष्ट होना यानी रास्ते से अलग हो जाना, तो से अलग होने का भाव हो गया, इसलिए कौन सा समास है, आपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ठीक है, नेत्र से हीन, नेत्र से क्या हो गया, वो अलग हो गया, हीन हो गया। ठीक है, धनहीन, धन से हीन, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, धर्म विमुख, धर्म से विमुख। ठीक है, धर्म से क्या हो गया, अलग हो गया। जब भी किसी चीज के अंदर अपादान तत्पुरुष वही होता है जहां अलग होने का भाव होता है। उसके बाद में बच्चों आता है संबंध तत्पुरुष। इसमें देखो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, का, के, की ज्यादातर शब्द आते हैं, जैसे राजमाता, तो राजा की माता। ठीक है, राजमाता का समास विग्रह क्या होगा, राजा की माता। अब की शब्द आ गया जो संबंध बता रहा है किसमें, राजा और उसकी माता में, यानी ये बताया जा रहा है कि राजा की क्या है, वो माता है, तो राजा की माता यानी कि संबंध है राजा और माता में। ठीक है, उसी तरह इसके और एग्जांपल है, जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्र का पति। ठीक है, राजमाता, राजा की माता। ठीक है, राजमहल, राजा का महल। इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल आते हैं जिसमें का, के, की शब्द का लोप होता हो वो कौन सा समास होता है, संबंध तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद में आते अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में, पर, में, पे, पर शब्द का प्रयोग होता है।
ठीक है, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष के अंदर क्या है, मैं पर, इन दो तीन शब्दों के अंदर से जब भी कोई लोप होता हो तो वो कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, तो पर शब्द का लोप हो रहा है तो कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, लोकप्रिय लोक में प्रिय, ठीक है, तो में शब्द आ गया, में शब्द आ जाए या पर शब्द आ जाए तो कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके अलावा देखो दो तीन एग्जाम्पल इसके हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वापस से, ये अपना जो समास का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, समास, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का मतलब होता है पास में, आस का मतलब होता है बैठाना। ठीक है, जब किन्हीं शब्दों को अपने पास में बिठाया जाता है तो उनके बीच के शब्दों का लोप कर दिया जाता है, यानी कारक की विभक्तियों का जब लोप कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, समास। सिंपल सी भाषा की बात करें तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना, यानी कि भी किसी भी भाषा को बढ़िया बनाने के लिए उसको छोटी सी बात के अंदर बड़ी बात कहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कम शब्दों के अंदर अपनी बात को पहुंचाने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कल एग्जांपल किया था रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी जो शब्द है इसका समास विग्रह करें तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, अब पर चलने वाली, ये सारे के सारे शब्दों का लोप होकर एक शब्द बन गया रेलगाड़ी। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे एग्जांपल है, जलयान, जल पर चलने वाला यान, वायुयान, वायु में चलने वाला यान। ठीक है, तो इस तरह के जो भी शब्द हैं सारे के सारे समासिक पद होते हैं और उनका विग्रह कर दिया जाए तो समास विग्रह कहलाते हैं। आपके बच्चों दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको समासिक पद दे दिया जाएगा उसका समास विग्रह करना होगा, या समास विग्रह या समासिक पद दिया जाएगा जिसका समास का नाम बताना होगा आपको कि इसमें कौन सा समास है। एक एक ट्रिक बताई है, एक एक एग्जाम्पल बताए हैं कि किस किस में क्या होता है। दोबारा से सुन लो, अवयवी भाव में उसका प्रथम पद उपसर्ग होता है या एक ही शब्द दो बार आ जाता है, जैसे रातों रात, तो रात और रात में। ठीक है, तो रात रात दो शब्द आ गया। ठीक है, नगर नगर दो शब्द आ गए एक जैसे, डगर डगर, दर दर, घर घर, कुछ भी शब्द ऐसे आए तो उसमें कौन सा समास होता है, अवयवी भाव समास होता है। कर्मधारय में बताया था कि इसका प्रथम पद विशेषण होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, या इसका प्रथम पद और द्वितीय पद में उपमेय उपमान का भाव होता है। ठीक है बच्चों, उपमेय उपमान क्या था मैंने बताया था, उसमें तुलना की जाती है। ठीक है, जैसे चंद्रमुख, तो चंद्रमा के समान मुख वाला। ठीक है, तो चंद्रमा के समान मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है, तो उसमें उपमेय और उपमान का भाव होता है, ये कर्मधारय समास में होता है। द्विगु के अंदर प्रथम पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और दोनों पद संख्यावाची भी हो सकते हैं, जैसे 31, 30 और 1। ठीक है, 41, 40 और 1, 61। ठीक है, 1 और 60 या 60 और 1। ठीक है, तो उसके बाद में था द्वंद्व के बाद में था बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में मैंने बताया था कि इसके अंतर्गत योग रूढ़ शब्द आते हैं और इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, यानी कि एग्जांपल ले ले कोई भी, गजानन, तो गज का मतलब होता है हाथी, आनन का मतलब होता है मुख, तो हाथी मुख, ना तो हाथी से कोई शब्द बना ना मुख से बना, शब्द बना है दोनों को जोड़ने से, और गजानन यानी हाथी के जैसे मुख वाला, तो कौन होता है, श्री गणेश जी। ठीक है, तो 10 मुख पंचानन जितने भी शब्दों को लेते हैं ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, बहुव्रीहि समास में आते हैं। और देवताओं के सारे पर्यायवाची भी किस में आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर लास्ट में था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में इसका दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कारक की विभक्तियों, सबसे जो पहचान करने वाली बात थी वो ये थी कि इसमें कारक की विभक्तियों का लोप होता है। अब जिस कारक की जो विभक्ति का लोप होता है वही उसका भाग बन जाता है। अगर कोई विभक्ति का लोप हो रहा है तो कर्म तत्पुरुष है, क्योंकि कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वो को होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पेपर और संबोधन है, और इसमें कर्ता और संबोधन दो कारकों को छोड़कर बीच के जो 6 कारक होते हैं वो सारे के सारे आते हैं। तो कर्म से स्टार्ट हो गया, उदाहरण दे दिया था मैंने। ठीक है, मनोहर, जितेंद्रिय, जेब कतरा, जैसे जेब को कतरने वाला,
चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, ठीक है। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, ये सारे के सारे शब्द कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद था करण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, किसी ने किसी साधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुलसी हस्त लिखित, जैसे हाथ से लिखा हुआ, लिखने के लिए किसका प्रयोग किया गया, हाथ का प्रयोग किया गया, यानी किसी साधन का, किसी क्रिया को संपन्न करने के लिए जब किसी साधन का प्रयोग किया जाता है तो वहां करण तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। उसके बाद में संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए रसोई घर, रसोई के लिए गृह, विद्यालय है, ठीक है, देवालय है, देवों के लिए जो आल्य है, ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास में। अपादान में एक ही होता है से, और से में भी किसका भाव होता है, अलग होने का भाव होता है, ठीक है, जैसे पथभ्रष्ट, नेत्रहीन, रोगग्रस्त, ठीक है, रोग से ग्रस्त। अपादान तत्पुरुष के बाद में आता है संबंध तत्पुरुष। संबंध में काके की, ठीक है, रारेरी, नानेनी, ऐसे कोई भी संबंध, ठीक है, जो किसी के दो व्यक्तियों के बीच में संबंध होते हैं वो सारे के सारे दर्शाए जाते हैं संबंध तत्पुरुष समास में, ठीक है। राजमाता हो गया, राष्ट्रपिता हो गया, राष्ट्रपति हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें में पर शब्द आता है, ठीक है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, ठीक है। इतने ये उदाहरण सारे के सारे किसके, अधिकरण तत्पुरुष समास के, ठीक है बच्चों। तो अपना ये समास का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपने कोई नया टॉपिक व्याकरण का करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।